जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 8.2। अब एग्जांपल नंबर 8.1 और 8.2 ये दोनों कह लें कि वैल्यूज़ के लिहाज से बिल्कुल कॉमन है। अब यहाँ पे इस वीडियो में आपको मैं ये चीज़ बताऊंगा कि कैसे आप ये चीज़ जान पाओगे कि कौन सी एग्जांपल नंबर 8.1 की तरह आपने हल करनी है और किसको आपने एग्जांपल नंबर 8.2 की तरह हल करना है न्यूमेरिकल अगर आ जाए। तो देखो इसमें स्टूडेंट डाटा सारा वही है। वो कहता है 50 HP 250 वोल्ट 1200 रेडियस पर मिनट DC शंट मोटर। देखें यही आपने सारा डाटा पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे एक लफ्ज़ का फ़र्क आ रहा है। वो कह रहा है विदाउट कंपेंसेटिंग वाइंडिंग्स, वहाँ पे था विद कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। यानी कि जब कंपेंसेटिंग वाइंडिंग हो ना फिर आपने उस मेथड को फॉलो करना जो सिंपल आपके पास मेथड था, ठीक है। और इसमें क्या है जी, वो कहता है विदाउट कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, यानी कि इसमें कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जब कंपेंसेटिंग वाइंडिंग नहीं होती तो अपने पास आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है अपने पास आर्मेचर वाइंडिंग थोड़ा इफेक्ट करती है। वो कहता है हैज़ एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.06 ओम। वही बात स्टूडेंट्स आपको पता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस अपने पास RA की वैल्यू बता रहा है, RA इज़ इक्वल टू 0.06 ओम। उसके बाद आगे उसने फील्ड रेजिस्टेंस के बारे में बताया हुआ। ये देखो RF प्लस R एडजस्टेबल 50 ओम, ये भी हमें आगे पहले यही वैल्यू मिली थी। वो कहता है प्रोड्यूस करता है नो लोड स्पीड 1200 रेडियस पर मिनट है, यानी कि जब कोई लोड नहीं हम डालते अपनी मोटर 1200 रेडियस पर मिनट की स्पीड पे चल रही होती है। आगे वो कहता है कि देर आर 1200 टर्न्स पर पोल, मतलब कि ये जो आपको 1200 टर्न्स बता रहा है ना स्टूडेंट्स पर पोल, ये अपने पास किसकी वैल्यू है, NF की वैल्यू है, ठीक है। इतना तो आप सब वैसे ही जानते होंगे, ये अपने पास NF की वैल्यू है। तो नेक्स्ट आगे बात करें, NF की वैल्यू हमें दी गई है, ये भी चलो मेंशन कर देता हूँ। NF इज़ इक्वल टू 1200 टर्न्स, ठीक हो गया। आगे वो कहते हैं ऑन शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर रिएक्शन। देखें ये मैंने आपको कहा था जब कंपेंसेटिंग वाइंडिंग नहीं होती तो आर्मेचर रिएक्शन वहाँ पे आ जाता है। प्रोड्यूसेस आर्मेचर रिएक्शन की वजह से एक डी मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटोमोटिव फोर्स जनरेट हुई जो कि हमारे पास कितनी है 840 एम्पेयर पर टर्न्स। अब आपको याद होना चाहिए मैग्नेटोमोटिव फोर्स को हम F से प्रेजेंट करते थे, यहाँ पे आपने F आर्मेचर लिखना है इसको, ठीक है। और इसके ऊपर एक छोटा सा स्टेरिक डाल देना, ये इसका तरीकाकार है इसको प्रेजेंट करने का, जो कि कितनी है 840 एम्पेयर टर्न्स। ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हुए हैं स्टूडेंट्स। आगे वो कहता है एट अ लोड करंट, इसमें जो लोड करंट है अपनी IL वो कितनी है 200 एम्पेयर। आगे का जो डाटा था वो मैंने नहीं लिखा क्योंकि किताब पास है, आपको वो बता दूंगा कितना क्या क्या डाटा है। आगे उसने बोला हुआ था अगर आप करैक्टरिस्टिक्स जानना चाहते हो तो ऊपर एक वेव बनी हुई है, आप उसकी मदद से जान सकते हो, ठीक है। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, सबसे पहले वो कहता है ये देखो क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड द, ये आपको नज़दीक करके दिखाता हूँ, फाइंड द स्पीड ऑफ दिस मोटर व्हेन इट्स इनपुट करंट इज़ 200 एम्पेयर। आपने इस मोटर की स्पीड मुझे बतानी है जब मतलब कि आपके पास जो करंट है, लोड करंट की बात ही कर रहा है। आपको पता है जब भी करंट इसने दी थी हमें लोड करंट दी थी 200 एम्पेयर। तो आपको पता है स्टूडेंट इसका तरीकाकार थोड़ा पुराने की तरह होगा लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे आएगा। तो लोड करंट के मुताबिक हम सबसे पहले क्या करते होते हैं, आर्मेचर करंट फाइंड आउट कर लेते होते हैं। आर्मेचर करंट का आपको याद होगा क्या फार्मूला था पहले न्यूमेरिकल में, IL लोड करंट माइनस फील्ड करंट। फील्ड करंट में आपको पता क्या फार्मूला बना था, थर्मल वोल्टेज मतलब कि टोटल वोल्टेज जो है और इसकी रेजिस्टेंस R F प्लस R एडजस्टेबल, ये फार्मूला था हमारे पास। तो वैल्यूज़ पुट करो, देखो ये टोटल वोल्टेज मतलब थर्मल वोल्टेज बात वही है, 250 दिए गए हैं हमें, IL की वैल्यू 200 दी गई है, तो 200 माइनस 250 बटा 50, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा। इसमें से अगर मैं 50 पे इसको डिवाइड करता हूँ तो 195 आनी है, ये हमने आगे भी निकाली 195 एम्पेयर। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, आगे आपने क्या फाइंड आउट कर लेना जी, वही उसी तरह से EA की वैल्यू निकाल लेनी है। EA इज़ इक्वल टू, अब EA, अब आप इसको EA2 कहिएगा जैसे हमने वहाँ पे फाइंड आउट किए थे। EA2 इज़ इक्वल टू थर्मल वोल्टेज माइनस IARA, यही फार्मूला था ना उस वक्त भी, यही देखें यहाँ पे भी वही है। VT की वैल्यू कितनी है हमारे पास जी 250 माइनस IA की कितनी वैल्यू है अपने पास 195, RA की वैल्यू कितनी है 0.06 ओम। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है 238.3 वोल्ट, 238.3 वोल्ट, ठीक हो गया जी। EA2 की वैल्यू भी आ गई। अब मेन मुद्दे की बात आती है स्टूडेंट, हमने वो अपने पास स्पीड ऑफ द मोटर कैसे फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है क्योंकि स्पीड ऑफ द मोटर ही तो हमारा मेन यहाँ पे मकसद है। तो यहाँ पे अगर हम स्पीड ऑफ द मोटर को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो स्पीड ऑफ द मोटर का जो फार्मूला होगा वो आपको याद है क्या था हमारे पास, NM2 इज़ इक्वल टू EA2 ओवर EA1, सारा फार्मूला आपको याद करवा रहा हूँ मैं, साथ में NM1 था
अब NM1 की वैल्यू भी हमें पता है 1200 है। उसके बाद EA2 की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है, अभी अभी निकाली है। EA1 की वैल्यू आपने यहाँ पे भूल के भी अपने पास वो नहीं पुट करनी 250, पता क्यों? क्योंकि जब विदाउट कंपेंसेटिंग वाइंडिंग होता है ना, तो उसमें आर्मेचर रिएक्शन की वजह से EA1 की वैल्यू चेंज हो जाती होती है। ये चीज़ याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मैं आपको कोई भी यहाँ पे कह लो नुकसान नहीं दिलाना चाहता, इस वजह से ये इतनी गहराई में बात कर रहा हूँ कि क्या होता है जी, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग जब नहीं की गई होती आर्मेचर रिएक्शन की वजह से इनके ऊपर इफेक्ट होता है EA1 पे, तो इनके वोल्टेज घट जाते हैं, जहाँ पे आगे ज़्यादा होते हैं यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाते हैं, 250 से कम हो जाते हैं। तो देखो ये कैसे फाइंड आउट करने हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा जी, आपको IF स्टैरिक निकालनी होगी, जिसका फार्मूला लेक्चर्स में दिया जाता है। IF स्टैरिक या आप याद कर लीजिएगा अगर ना दिया गया, ये बराबर होती है स्टूडेंट, यानी जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से चेंज आता है ना अपने पास फील्ड करंट में, तो वो हम फाइंड आउट करते हैं। इसमें टोटल फील्ड करंट जो होती है उसमें से माइनस कर लिया जाता है किसको जी, तो IF माइनस इसका फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट होता है F आर्मेचर, यानी ये जो आपको मैंने मैग्नेटोमोटिव फोर्स लिखवाई थी, और बटे में इसके होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है। अब इसमें वैल्यूज पुट करो, IF की वैसे वैल्यू हमारे पास कितनी थी, ये फील्ड करंट तो हमने मालूम करनी थी ना स्टूडेंट, इसका फार्मूला हमारे पास क्या था, इसका फार्मूला था हमारे पास, ये देखो यहाँ पे हमने पुट भी किया था 50/250, ये 5 एम्पेयर आई थी, तो डायरेक्ट मैं 5 ही पुट कर रहा हूँ। IF का यही फार्मूला आपने दोबारा लगाना है, VT और RF आपको पता है, यहाँ पे IF का फार्मूला लगा हुआ है, तो ये 5 एम्पेयर आ जाती है। देखो ये घटाएं तो 5 एम्पेयर आ जाती है, माइनस F आर्मेचर की वैल्यू है 840 एम्पेयर पर टर्न्स, और बटे में हमारे पास है NF की वैल्यू जो कि कितनी दी गई है 1200 टर्न्स। तो आप इसको ओवरऑल जब कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाती है, ये जो चेंज इन आर्मेचर करंट की वजह से चेंज इन फील्ड करंट आता है वो हमारे पास स्टूडेंट आता है 4.3 एम्पेयर इसकी वैल्यू हो जाती है। तो देखो इसमें भी डिक्रीज़ आया, पहले ये करंट थी 5 एम्पेयर, अब ये हो चुकी है 4.3 एम्पेयर, ठीक है, इसमें भी डिक्रीज़ आया। अब आगे बढ़ते हैं, IF मतलब कि स्टैरिक को निकालने के बाद हम क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताऊंगा IF स्टैरिक आपकी कैसे मदद करेगा EA1 को कैलकुलेट करने के लिए। ये आपको ना दिया गया है एक ग्राफ, मैं आपको क्वेश्चन की आखिरी लाइन स्टडी करवाता हूँ और बताता हूँ ये क्या ग्राफ का चक्कर है। ये देखो उसने बोला था द मैग्नेटाइजेशन कर्व ऑफ द मशीन इज़ शोन इन फिगर 8.9, ये आपको फिगर दी जाएगी अगर आपका ये क्वेश्चन हुआ पेपर में। ये देखो ये फिगर दी गई है, ठीक है। ये हमारे पास ये जो फील्ड करंट को प्रेजेंट कर रही है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फील्ड करंट, हमारे पास कितनी करंट आई है 4.3 एम्पेयर, और ये वाई एक्सिस EA की वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है, तो वैल्यू आई है 4.3, इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। 4.3 पे देखो 233 वोल्ट वैल्यू बनती है, इसका मतलब कि जो हमारे पास EA1 की वैल्यू होगी वो 233 वोल्ट होगी। यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा 233 वोल्ट एट IF स्टैरिक इज इक्वल टू 4.3 एम्पेयर। तो स्टूडेंट्स आपने इसके आगे ये भी लिख देना विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है, उससे इसको पता चल जाएगा कि इसने स्लोप की मदद से ये वैल्यू लिखी है। अब ये वैल्यू लिखने के बाद अब आप ये वैल्यूज पुट करोगे, पता चला मेन ये फ़र्क आया जब हमने कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का इस्तेमाल नहीं किया, आर्मेचर रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से हमें इसका इफेक्ट देखना पड़ा। अगर कंपेंसेटिंग वाइंडिंग होती तो वो प्रीवियस मेथड ही होता, EA की वही 250 वैल्यू रहती, डायरेक्ट वैल्यूज पुट हो जाती इसमें। तो देखो फिर हमारे पास आ जाएगा NM2 इज इक्वल टू EA2 की वैल्यू जो कि कितनी है हमारे पास जी 238.3, और EA1 की वैल्यू 233, और NM1 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, वो तो दी गई है ना 1200 रेडियस पर मिनट इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पता कितना आता है, ये 1227 रेडियस पर मिनट। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है जब आर्मेचर रिएक्शन होता है तो उससे क्या होता है जी, मोटर की स्पीड उल्टा बढ़ती है घटने की बजाय, ये देखने को मिल रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसकी जो मतलब कि B जूज़ और C जूज़ है वो आपको दिखा के करने वाली है बुक से ही, तो मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ सारा। ये देखो स्टूडेंट्स वो हमसे पूछता है कि द मोटर इज़ इसेंशियली आइडेंटिकल, आपकी जो मोटर है वो आइडेंटिकल थी एग्जाम्पल 1 के अंदर एक्सेप्ट फॉर द एब्सेंस ऑफ कंपेंसेटिंग वाइंडिंग्स, ठीक है। यानी ये जो आपकी मोटर आपको अभी भी गिवन है ये भी आइडेंटिकल है, लेकिन यहाँ पे बस क्या है जी, यहाँ पे अपने पास कंपेंसेटिंग वाइंडिंग नहीं है। वो कहता है हाउ डज इट्स स्पीड कंपेयर टू डैट ऑफ प्रीवियस मोटर एट अ लोड करंट ऑफ 200 एम्पेयर। तो आपने क्या करना है जी, इसकी स्पीड को कंपेयर करना है प्रीवियस मोटर के साथ जो 8.1 में थी 200 एम्पेयर पे। तो 200 एम्पेयर पे उसकी जो स्पीड थी स्टूडेंट हमारे पास वो थी, ये देखो
200 एम्पेयर पे जब हमने चेक की थी ये आई थी 1144, लेकिन यहाँ पे इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो ये बस हमने उसको बताना है। देखो वो ये यहाँ पे हमें उसने यही लिख के बताया कि जो प्रीवियस एग्जांपल थी उसके अंदर अपने पास लोड जब 200 एम्पेयर था तब हमारे पास आई थी 1144 रेडियस पर मिनट, ठीक है, इतनी स्पीड आई थी। लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास आई है मोटर की स्पीड 1227। तो लिहाजा ये चीज़ नोट करने को मिली है हमें। तो लिहाजा स्टूडेंट्स ये यही कहता है, देखो कि इसकी स्पीड उल्टा भरी है। वो कहता है नोटिस डैट, आपने ये चीज़ नोट किया कि स्पीड ऑफ द मोटर विद आर्मेचर रिएक्शन इज़ हायर, मतलब कि ज़्यादा है स्पीड ऑफ द मोटर विद नो आर्मेचर रिएक्शन। मतलब बात करें, आपको पता है आर्मेचर रिएक्शन कब होता है? जब कंपेंसेटिंग वाइंडिंग नहीं होती। जब कंपेंसेटिंग वाइंडिंग होती है तो आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता। यही बात यहाँ पे की जा रही है। वो कह रहा है कि अगर मैं कंपेंसेटिंग वाइंडिंग की ज़ुबान में लिखना चाहता तो मैं इस तरह से लिखता। नोट करने को हमें ये दिखा कि मतलब कि जब स्पीड ऑफ द मोटर जो है विद कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, यानी कि जब कंपेंसेटिंग वाइंडिंग थी इज़ लोअर, वो कम थी। किससे जी? स्पीड ऑफ द मोटर विदाउट कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। मतलब कि जब आर्मेचर रिएक्शन नहीं था तो स्टूडेंट तब क्या था? कंपेंसेटिंग वाइंडिंग थी। लेकिन जब आर्मेचर रिएक्शन हुआ उस वक्त कंपेंसेटिंग वाइंडिंग की एब्सेंस थी, मतलब वो मौजूद नहीं थे। तो कहता है दिस रिलेटिव इंक्रीज, मतलब ये जो इंक्रीज आया स्पीड में ये किसकी वजह से आया? फ्लक्स वीकनिंग की वजह से। हमारा फ्लक्स जो है वो वीक पड़ गया इन द मशीन विद आर्मेचर रिएक्शन। तो मेन रीज़न ये है, जब अपने पास आर्मेचर रिएक्शन होता है तो फ्लक्स वीकनिंग, उसकी फ्लक्स वीकनिंग का सबब बनता है। हमारा जो फ्लक्स है वो कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में उन्होंने हमें सी जूस में कहा हुआ था आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो स्टूडेंट उसने कहा हुआ था आपने क्या करना है जी? टार्क और उसके बाद अपने पास जो स्पीड ऑफ द मोटर है उन दोनों के दरमियान एक ग्राफ बनाना है। ये सी जूस में उसने कहा हुआ है हमें, वैसे ही जैसे हमने एग्जांपल नंबर 1 की थी, ठीक है। तो इसमें हमें पता क्या है, इसमें हमें स्पीड ऑफ दी जो मतलब कि करंट की वैल्यू थी वो सिर्फ एक दी गई थी, यानी 200 एम्पेयर। आपने क्या करना है, उसी तरह से स्पीड जो अपने पास स्पीड है IL की वो आपने डिफरेंट पोजीशन पे रख के चेक करनी है, और अपनी वो जो आपको मैग्नेटाइजेशन कर्व दी गई है ना उसकी मदद से आपने ये ग्राफ में चेक करते रहना कि EA1 की क्या क्या वैल्यू होती जाती है और EA2 की आपको पता ही है वैल्यू आपको वैसे ही मिलती रहेगी। तरीका यही फॉलो करना जैसे यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो देखने को यही आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको ये ग्राफ में दिखाने लगा हूँ कि यहाँ आपने जब प्रीवियस में 8.1 की कर्व देखी थी तो वो डाउनवर्ड जा रही थी, लेकिन ये अपवर्ड इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है इसके अंदर। तो देखो ये सारे का सारा वही ग्राफ है जो हमने प्रीवियस में बनाया था। बस क्या है जी, यहाँ पे 1200 से डिक्रीज करने की बजाय ये 1200 से राइज ऊपर की तरफ इंक्रीज करती जा रही है। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर का दी एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।